डॉक्टर लक्ष्मण यादव, लक्ष्मण जी, ये अतीत में देखने में आया कि इस तरीके के जातियों के समीकरण बनाने की कोशिश की गई, जैसे गुजरात के अंदर खाम बनाने की कोशिश की गई। एक जमाने में कांग्रेस का बड़ा जनाधार हुआ था, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। तो क्या वक्त इतना आगे गुजर चुका और भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम हो चुकी है कि स्वाभाविक नेता होने के बावजूद भी पिछड़ों के ज्यादातर जो जातियां हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अपने ज्यादा करीब महसूस करती हैं, और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या आरजेडी यादव की पार्टी बनके रह गई है। तो क्या इनकी ये कोशिश कहीं कामयाब हो सकती है, कहीं कुछ दूसरी पिछड़ी जातियों में कुछ नई चेतना पैदा कर सकती है? जी, बहुत अहम सवाल है 2024 के चुनाव के लिहाज से भी, क्योंकि सबसे बड़ी बैटल उत्तर प्रदेश की है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सांप्रदायिक रंग हावी होता है, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर ये दो राज्य ऐसे रहे हैं जिनको 1990 के दशक तक आते आते ये सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के भी एक बड़े केंद्र हुए। मेरा मानना ये है आशुतोष जी कि जब भी उत्तर भारत की राजनीति पर विमर्श होगा तो इन दो पैमानों पर होगा। बाकी महंगाई, बेरोजगारी और बाकी चीजें एक के साथ जुड़ती है। जैसे बीजेपी जब लीड करेगी तो आप ये देखेंगे कि उसके धर्म वाली राजनीति के साथ वो चीजें जुड़ गई, लेकिन भीतर भीतर बीजेपी जातियों को साधती है। एक बात, जातियों की राजनीति इसलिए केंद्र में है, और रजनी कोठारी के शब्द में मैं कहूं कि जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। मान्यवर कांशीराम के समय उन्होंने एक बात कही थी कि डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि एनिलेशन ऑफ कास्ट इस इंडियन सोसाइटी में हम कर देंगे तो एक बराबरी का समाज बन जाएगा। कांशीराम कहते थे कि भाई हमको ये दिख रहा है कि ये एनिलेशन नहीं हो रहा है कास्ट का, तो क्यों नहीं जातियों को मजबूत करके, और 85% का उन्होंने नारा दिया, और बाकी इतिहास हमारे दो वरिष्ठ लोगों ने बता दिया है कि 93 में उसका एक प्रयोग हुआ, और ठीक उस समय प्रयोग हुआ जब सांप्रदायिक राजनीति चरम पर थी। उस समय मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, ये लोग न तो केवल जाटवों और यादवों के नेता नहीं थे। मुलायम सिंह यादव जब अपनी रैलियां करते थे तो उसमें तमाम अति पिछड़े समुदाय के लोग, मुसलमान और ओबीसी, ये सारे एक मुश्त होकर के, और इवन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत दोनों वोटर, अगर मैं थोड़ा सा उसका डेटा देख लूं, 11.20% जाटव वोट है। मतलब 19.5% मुसलमानों के बाद जाटव, यादव लगभग 8 से 9% है वोट में, ब्राह्मण वोट इतना, राजपूत 4 से 5%। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जाते रहे। इस समय 2022 के चुनाव तक हमने ये देखा, सीएसडीएस का डेटा कहता है इवन समाजवादी पार्टी 32% अपना वोट शेयर ले आती है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। उस 32% को थोड़ा सा हम डिकोड कर लें और घोषित चुनाव से जोड़ लें तो शायद सूत्र दिख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए, और ये 2019 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मायावती गठबंधन तोड़ती हैं और वो कहते हैं कि हमें वोट शिफ्ट नहीं हुआ, 0 से 10 सीटें हो गई। अखिलेश यादव की ये बात समझ में आ गई कि नीचे के लेवल पर भले ही अभी वो पढ़े लिखे लोगों के बीच या जागरूक लोगों के बीच ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों के बीच एक एकता बनी है। इसलिए उन्होंने अंबेडकरवाद और समाजवाद को जोड़कर 2022 के चुनाव तक लगातार स्लोगन रेज किए। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, अति पिछड़ी जातियों के तमाम नेताओं को साधा। अगर आप गौर करिए, उर्मी, कोयरी 2 जातियां हैं अहिर के बाद जो बड़ी पॉपुलेशन में है ओबीसी में, और उसके बाद चाहे लोधी हो, चाहे राजभर हो, चाहे और छोटी छोटी कश्यप, निषाद, तमाम जातियों को जोड़ लें, इन जातियों के वोट शेयर 30 से 40% तक जाते हैं, 52 से 55% ओबीसी में। अब पूरी की पूरी राजनीति, जो पीडीए की राजनीति हो या बीजेपी की एनडीए की राजनीति हो, दोनों के निशाने पर ये 35 से 40% अति पिछड़ा समुदाय है, और जो कि जाहिर सी बात है कि यूनानिमस आइडेंटिटी ओबीसी है नहीं, तो वो फ्रिक्शन में बटा हुआ है। अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि जब वो पीडीए कह रहे हैं तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक के लिए तो देखिए बहुत कुछ करना नहीं है। बीजेपी को जो शिकस्त देगा वो ईमानदारी मुसलमानों ने वोट देंगे। पिछड़ों को जोड़ने के लिए चूंकि एक आइडेंटिटी पिछड़ी नहीं है, तो अखिलेश यादव ने एक काम तो किया है कि अपने संगठनों में जगह दी है। अब देखिए, मैं जो बात कह रहा था आशुतोष जी, बस 1 मिनट और लूंगा। कांशीराम ने जो काम किया कि जातियों को मजबूत किया और उनको पॉलिटिकल, उनके अंदर पॉलिटिकल एम्बिशंस पैदा की।
आज उसका नतीजा है कि निषाद पार्टी बनी है, राजभर पार्टी बनी है, पटेलों की पार्टी बनी है, लोधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, महान दल बना है। ये जो दिखाता है ये अपनी पॉलिटिकल बार्गेनिंग को मजबूत किए हैं। सारा खेल यही होने वाला है। अखिलेश यादव स्लोगन रेस कर रहे हैं तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो बिल्डअप हो रहा है। पढ़ा लिखा दलित, जो अभी शीतल जी कह रहे थे मैं उससे एग्री करता हूं, उनके अंदर एक समझदारी डेवलप हुई है। एंटी रिजर्वेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी सोशलिज्म, ये बीजेपी काम कर रही है। तो वहां से उनको उम्मीद है कि ये पीडीए जुड़ेगा। दूसरी उम्मीद उनको ये है कि ये अति पिछड़ी जातियों में जिनकी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं, अब घोसी ने किया क्या? घोसी में भले ही और भी बहुत सारी वजहें रही हैं, इवन मायावती का चुनाव न लड़ना या बाकी, लेकिन आप गौर करेंगे जब लखनऊ थोड़ा सा ढीला पड़ा तो तमाम ओबीसी और गैर जाटव दलित जातियों ने एंटी बीजेपी वोट दिया है। और यही एक इशारा दिख रहा है जो पीडीए को इंडिया गठबंधन में एक मजबूती दिला सकता है। लेकिन मैं इस बात को बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, कैलकुलेशन के लिहाज से बीजेपी के धर्म की राजनीति हो या जाति की गुलबंदी हो, उसको शिकस्त देता हुआ पीडीए दिख रहा है। मगर अभी इसमें काम बहुत करना है। जी को या दलितों को अगर सपा वोट देना तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उसके लिए एक सूत्र तो सपा बसपा अलायंस होगा तो इसका असर होगा। दूसरा ये कि अति पिछड़ी जातियों के लिए ठोस रणनीति बनेगी, तभी ये पीडीए काम करेगा। जी, मेरा मानना है। बट लक्ष्मण, अभी जिस तरीके से घोसी का चुनाव हुआ और उसके साथ साथ जो 4 और जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं जहां समाजवादी पार्टी को काफी बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या वो कोई संकेत दे रहा है? क्या कोई संकेत मिलता है वहां से कि बीजेपी के खिलाफ किसी तरीके से कोई हवा में बदलाव दिखाई पड़ रहा है? महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं, या सामाजिक स्तर पर कोई नया सामाजिक जनाधार खड़ा हो रहा है? देखिए, पहले जो बात शीतल जी ने बोली उससे सहमति जताते हुए कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को थोड़ा और ताकत से साधा जाता, जैसे बिहार में साधा जा रहा है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा फर्क है, उसको फिर कभी बात करेंगे हम लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस समय एक यात्रा निकाल रहे, लोक जागरण समथिंग करके उसका नाम है, जो प्रशिक्षण शिविर भी चला रहे हैं, और उसमें उनकी कोशिश है कि कई अति पिछड़ी जातियों को साधा जाए। उस तरह से उन्होंने संगठन में भी जगह दी है। लेकिन अभी जो मैसेज जाना चाहिए जितने पावरफुल तरीके से, अभी उस पर काम करना बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 2, जाति जनगणना जैसा एक सवाल है जिस पर एक आंदोलनकारी रणनीति होनी चाहिए एक विपक्षी दल की। आप अगर जाति जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा मान रहे हैं, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की राजनीति में जो मैंने पिछले टिप्पणी में बात की, 2017 का चुनाव हारने के बाद उनको ये बात तो समझ में आ गई थी, उसकी और भी वजह थी, लेकिन ये बात समझ में आ गई थी केवल काम पर वोट तो नहीं मिलता, और केवल काम पर वोट मिलता तो 22 में बीजेपी इतनी पूर्ण बहुमत से नहीं आती, यानी कुछ खेल अंदर है। और उसमें कई खेल के साथ सबसे प्रमुख खेल है अति पिछड़ी और गैर जाटव दलित जातियों को अपने साथ ले आना। बीजेपी किस रणनीति पर ले जाती है, मैं बस उसी पर फोकस कर रहा हूं अपनी टिप्पणी। बीजेपी ने प्रतिक्रिया में जो उन्होंने हरियाणा में किया, गुजरात में करते हैं, बाकी जगहों पर भी करते हैं। देखिए, साफ तौर पर ओबीसी एक लीनियर आइडेंटिटी नहीं है, ये बात सब लोग समझते हैं। कई तरह के क्लैशेस हैं, 3-4 जो ताकतवर, संख्या में ताकतवर जातियां हैं, जाहिर सी बात है उनके पास लैंड ओनरशिप ज्यादा है, पशुपालन, कृषि, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, तो थोड़ी ताकत भी है, संख्या भी है, तो वो विजिबल ज्यादा होंगे। विजिबल होंगे तो वो लड़ेंगे भी और सुविधा भी भोगेंगे, दोनों काम हुआ। अब बीजेपी ने इन ताकतवर, सो कॉल्ड ताकतवर जातियों को विलेन बना करके पेश कर दिया, और बाकी लोगों के भीतर ये भाव पैदा किया कि देखिए, रोहिणी कमीशन क्या है। आप सोचिए ना, जिस देश में 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई, काका कालेलकर आयोग हो चाहे मंडल आयोग हो, दोनों ने कहा कि बिना पिछड़ों की गिनती की आप कोई रणनीति नहीं बना सकते। रोहिणी कमीशन के पास डेटा कहां से आ गया कि अब अभी जो अमिताभ जी कोट कर रहे थे, मैं तो एक क्वेश्चन कर, सर्वे अगर करना है तो वो डेटा कहां से आ गया कि इन जातियों ने ही सबसे ज्यादा लिया। एक बात, वो कमीशन क्या मांग कर रहा है? यही जो अति पिछड़ी 35 से 40 जातियां, 40% है, और जो बीएसपी के हैं, अगर इस पूरे समुदाय के बीच यह प्रतिक्रिया पैदा की गई कि भाई सारा तो इन्होंने ले लिया, अब तो कुछ मिला नहीं, तो इन जातियों का बड़ा वोट शेयर, तकरीबन 65 से 70% बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया।
इन जातियों की अपनी लीडरशिप डेवलप हुई है। राजभर का एक उदाहरण हमारे सामने, निषाद का एक उदाहरण, जो खुद पॉलिटिकल एम्बिशन में बार्गेनिंग करते हैं। अब यही एक बात देखने को मिलेगी, 2 टर्म केंद्र में हो गया, लगभग 1.5 टर्म होने वाला होगा उत्तर प्रदेश में। इन जातियों को ये तो समझ में आ रहा है ना, और उन जातियों के जो जागरूक नौजवान हैं, जागरूक वोटर हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई आपने हमें वोट तो ले लिया, लेकिन अगर सपा ने कुछ नहीं दिया, बसपा ने कुछ नहीं दिया, तो भाजपा ने क्या दिया? और ये बात भाजपा के पास गिनाने के लिए नहीं है। यहां मुझे लगता है कि गुंजाइश बन रही है पीडीए के कामयाब होने की और इंडिया गठबंधन की। नंबर 2, इशू में अगर वो कन्विंसिंग हो जाए, मिसाल के तौर पर कास्ट सेंसस को पॉलिटिकल इशू बनाने वाले यूपी बिहार के सोशलिस्ट लीडर अगर इस मैसेज को उस अति पिछड़े समुदाय तक देने में कामयाब हो जाए कि अगर हमारी जनसंख्या पता चलेगी, उससे हमारी भागीदारी पता चलेगी, तो उन जातियों को भागीदारी दिलाने के नाम पर उन्हें जोड़ा जा सकता है। नंबर 3, इन जातियों का वोट और वो विश्लेषण हो गया, बस मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं। बसपा ने घोसी उपचुनाव में एक मैसेज दोनों खेमों को दे दिया है। बीजेपी को ये मैसेज दिया है कि अगर हम नहीं लड़े तो देखो फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। इंडिया गठबंधन को मैसेज दिया है कि 52,000 वोट मिला था। अब ये वोट मैं यहां से एक इशारा देख रहा हूं, भले ही ये दोनों को मैसेज मायावती जी देना चाहें कि कहां बार्गेन होगी, मेरा इशारा इस बात को है, अगर बसपा अपना कैंडिडेट नहीं दे रही है तो वह वोटर दलित समुदाय का, जाटवों का भी वोट शेयर अगर शिफ्ट हो रहा है इंडिया गठबंधन, और वो भी सपा के कैंडिडेट को बिना बसपा प्रमुख के कहे, तो ये दिख रहा है कि अगर वो 50 to 60% भी शिफ्ट हो गया, जो कि सपा का वोटर नहीं है, यहां से मुझे उम्मीद दिखती है कि वो जो अति पिछड़ा समुदाय है और दलित जातियों के वोटर हैं, वो भी बीजेपी से नाराज हैं। अब इनको ये तय करना है कि वो उनको साधने में कितनी कारगर रणनीति अपना पाते हैं। वो तो बीजेपी से नाराज होकर इधर आने को तैयार है। ठीक है।